तो अब हम अपने आज के कार्यक्रम के अगले दौर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है हमारे अगले वक्ता के बारे में आपको बताते हुए। प्रोफेसर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी ये बहुत ही जाने माने नीति निर्माता, विचारक, लेखक हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्हें पिछले करीब 10 से 11 सालों से जानता हूँ। और इस लंबे अरसे के दौरान कई बार गुप्ता जी से मेरी मुलाकात भी हुई है, हमने बातचीत भी की है और मैं जानता हूँ कि वो किस लेवल तक जाकर के चीज़ों को सोचते हैं जब वो कुछ लिखने के लिए कोशिश करते हैं। एक ख़ास बात उनके बारे में ये है कि वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर के सोचते हैं। जब मुझे याद है जब वो हमारी किताब जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो वो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में जाकर के वहाँ पर बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, अभिभावकों से और शिक्षकों से चर्चा करते थे। उनसे पूछते थे कि वहाँ पर अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना है, अगर हमें शिक्षा को ज़्यादा उपयोगी बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। और यही एक वजह है कि उनके जितनी भी नीतियों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जितनी भी किताबों के ऊपर उन्होंने काम किया है, पुस्तकों पर काम किया है, ये चीज़ निकल करके आती है कि वो एक ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, वो सिर्फ एक ऊपर की बात नहीं करते हैं। गुप्ता जी को एक बहुत बड़े इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता जाने माने जैसा मैंने बताया एक नीति निर्माता, विचारक और लेखक हैं और पिछले कई सालों से वो शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों के अंदर गहन रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से नीति के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ भारत के अंदर नीति पर काम किया है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत ही जाने माने नीति निर्माता हैं। उन्होंने WHO, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के साथ भी पिछले कई सालों के अंदर काम किया है। और जैसा मैंने बताया कि उनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही गहराई के लेवल पर होती है। वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम करते हैं और इससे उनकी किताबों के अंदर भी जो चीज़, पुस्तकों के अंदर भी जो कंटेंट होता है, उसके जो सार होता है, वो बहुत ही उपयोगी हमारे लिए होता है। अभी हाल ही में हमने उनके साथ उनकी जो एक नई पुस्तक योर डिग्री इज़ नॉट एनफ के ऊपर काम किया था, जिसमें शिक्षा को लेकर के उन्होंने काफ़ी मूलभूत बिंदुओं पर बात की थी, जिनको अभी आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी ने भी जिनके बारे में चर्चा की। प्रोफेसर गुप्ता, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ, अपनी इन दोनों पुस्तकों के बारे में भी हमको और बताएं, हमें अवगत करें आप, और क्या इनके अंदर नई चीज़ें आपने लेकर के आई हैं। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को भी उनका इंट्रोडक्शन भी दें और उनको भी आमंत्रित करें हमें अपने विचारों से अवगत कराने के लिए। प्रोफेसर गुप्ता सर। धन्यवाद ललित जी, और सबको नमस्ते, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और विश्व युवा दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें ये आयोजन एक्चुअली दिल्ली में करना था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कोविड के चलते हम लोग को ये ऑनलाइन करना पड़ा। एक तो ये फायदा भी है कि ऑनलाइन के कारण शायद हम 23 देशों से हजारों लोगों को जोड़ पाए। और अपने बीच आज हमारे पास हैं परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, डॉक्टर राजीव कुमार जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। अब जब ऐसे दिग्गज अपने साथ हो तो मेरे को संक्षिप्त में ही अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपने पिछले वक्ता और अपने आगे के वक्ता डॉक्टर मोहन भागवत जी को सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो मैं बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे सानिध्य में, और ये कहिए मैं डॉक्टर मोहन भागवत के सानिध्य में बैठा हूँ। मेरी हर पुस्तक के लिए डॉक्टर मोहन भागवत जी बहुत बड़े प्रेरक हैं, चाहे वो शिक्षा की रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य की रही हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की रही हो। हर पुस्तक मेरी इनसे विचार विमर्श, आदान प्रदान के चलते ही उसका आइडिया जन्म लेता है और उसी पे मैं काम करता हूँ। तो शिक्षा के बारे में मैं पहले आपको बताऊं, ये मेरी तीसरी पुस्तक है। मैंने करीब 2 वर्ष पहले जब मैं स्वास्थ्य की पुस्तक हुई और जब लोक नीति निर्माण पे एक पुस्तक लिखी जिसमें कि लोग जन भागीदारी से संस्थागत परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, उसके बाद मैंने आपसे चर्चा की कि अब जो है शिक्षा पे कुछ करना चाहिए। मैं करीब 35-40 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, देखा है मैंने वहां पर कैसे कैसे लोग प्रगति करते हैं और देश ये आगे कैसे बढ़े।
और परम पूजनीय के लिए शिक्षक का जो विषय है उनके लिए बहुत करीब है। तो उन्होंने मार्गदर्शन किया, लोगों से जोड़ा भी, तो मैंने इस पुस्तक पे काम शुरू किया। बड़े वैज्ञानिक तरीके से इस पुस्तक में आप बहुत से चीजों को पाएंगे। जैसे मैंने समायोजित किया है, एक चीज की हर कोई बताता है कि क्या पढ़ना है। आप किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहें, बताएंगे क्या पढ़ना है, कोई ये नहीं बताता कैसे पढ़ना है। इस बुक में आप देखेंगे 6 तरीके बताए गए पढ़ने के लिए और कौन से तरीके उपयोगी हैं। आज की डेट में IQ जरूरी है या EQ जरूरी है? अगर EQ जरूरी है, क्या EQ बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ाया जा सकता है तो कैसे बढ़ाया जा सकता? क्या साइंस के साथ म्यूजिक और स्पोर्ट्स ज्यादा प्रभावी बनाता है आपको क्रिएटिविटी देता है? उसका भी इसमें विस्तार से वर्णन है। आज से लगभग 3 साल बाद विश्व की स्थिति क्या होगी, रोजगार कैसे होंगे, आप अगर रोजगार में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में पता था। तो ऐसे बहुत से विषयों को मैंने समायोजित करके इस पुस्तक में डाला और इस पुस्तक में इन सब चीजों पे विस्तार से और भी चीजों को कवर किया गया। ये तो हुई शिक्षा की पुस्तक की बात। फिर इस साल करीब 6 मार्च को जब मैं आया और मैंने ये पुस्तक परम पूज्य जी को भेंट की, तो फिर मैंने बताया कि अब सर मैंने स्वास्थ्य लोक नीति निर्माण शिक्षा पे लिख दिया, अब अगला विषय तो लॉजिकली इकोनॉमी आता है। तो इनसे विचार विमर्श हुआ और मैं आपको बता भी सकता हूं कि इसका प्रेरणा कहां से मिली है। सन 2015 में विजयदशमी की स्पीच में परम पूज्य जी ने अपने संदेश में कहा था, हमको एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक मॉडल लाना चाहिए, हमें बाहर के फॉर्मूले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे इस देश के लिए। वहां से मैंने उस आइडिया का सृजन हुआ, फिर चर्चा आदान प्रदान होता रहा विचारों का, फिर इस पुस्तक पे मैंने काम शुरू किया। तो 6 मार्च को जब चर्चा हुई तो बात हुई कि मैं करीब 1 साल में इस पुस्तक को लिखूंगा और ये पुस्तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाएं उसको एड्रेस करेगी। और जब मैं लौट के आया मुंबई तो कोरोना ने विकराल रूप धारण कर चुका था तब तक। फिर मैंने सोचा 1 साल में लिखूंगा, तब तक तो अर्थव्यवस्था तो इस हाल में रहेगी नहीं, बिगड़ चुकी होगी काफी, तो क्यों ना इसको इसका कंसाइज क्रिस्प रूप में डाला जाए। तो मैंने इस पुस्तक को 19 अप्रैल को लिखना शुरू किया, 28 अप्रैल को खत्म किया और इसका शुरू का ही जो मूल संदेश था वो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत था। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि हम लोग ने हमेशा कहा है कि भारत एक युवा देश है। एवरेज एज हमारी 29 साल है देश के लोगों की अगर पॉपुलेशन देखी जाए, और 35 साल से कम लोग 65% हमारी जनसंख्या का है। ये बात तो हुई डेमोग्राफिक डिविडेंड की, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू हमारे लिए जानना कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कितने समय तक रहेगा हमारे पास। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं कहता हूं डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें और डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी देखें तो हमारे पास कुल समय जो है वो 25 साल का है। इन 25 सालों में यानी कि 2045 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना है उस पुस्तक में उसी चीज का ढांचा है। चाहे हम किसानों को देखना हो, चाहे MSME को देखना हो, चाहे युवाओं के रोजगार को देखना हो, हमें उसमें इस पुस्तक में इन्हीं सब चीजों का समावेश है। और मैं अब निवेदन करूंगा परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी से कि इन पुस्तकों का लोकार्पण करें और विमोचन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए अब जो है कार्यक्रम में सबसे ज्यादा कठिनाई वाला क्षण एक वक्ता के लिए तब होता है जब उसको बोला जाए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करो जिसको पूरा विश्व जानता है। अगर आप विश्व में सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व की सबसे ऊपर यह संस्था आती है और उसके परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी सर संचालक हैं।
अगर आप समाज सेवा कैसे की जाती है और लोग राष्ट्रीयता को और देश को आगे कैसे लाते हैं स्वयं को समर्पण करते हुए, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सबसे ऊपर आता है। डॉक्टर मोहन भागवत जी के बारे में मेरे को इंट्रोड्यूस करना बड़ी कठिनाई होगी, जितना मैं उनको जानता हूं। महान चिंतक, विचारक और रिफॉर्मर हैं। वो हमेशा सामाजिक एकता और भारत की अखंडता को जोड़ देते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने उनके व्याख्यानों को सुना है, वो जानते हैं कि वो बहुत गहरा मैसेज बहुत सरल तरीके से दे देते हैं। और उनका कोई भी व्याख्यान अगर आप सुनेंगे, आपके दिमाग से वो निकल जाए, ऐसी संभावना नहीं है। ऐसे महान हस्ती, हम लोग के प्रेरक डॉक्टर मोहन भागवत जी परम पूज्य, आपके उद्बोधन के लिए, अध्यक्ष उद्बोधन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय राजीव जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी और आदरणीय ललित जी, और इस आभासी माध्यम पर उपस्थित सभी आत्मीय बंधु भगिनी, ये जो दोनों विषय है, ये मेरी तज्ञता के विषय नहीं है। समाज का काम करना पड़ता है तो समाज के स्थिति के बारे में एक साधारण जानकारी ऐसे सभी लोगों को रखनी पड़ती है, उतनी मैं रखता हूं। ऐसा होने पर भी इन दो पुस्तकों के विमोचन के लिए मुझे शायद इसलिए आमंत्रित किया होगा राजेंद्र जी ने कि हम लोग पिछले 5-6 साल से मिलते हैं, बात करते हैं, अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं, और चर्चा में ध्यान में आता है कि विचार की दिशाएं हमारी बहुत जगह मिलती है। और इसलिए शायद उन्होंने कहने के बाद ज्यादा देर मैं ना नहीं कर सका, परंतु अब कर रहा हूं। और उन्होंने कुछ मेरे भाषण के बारे में वर्णन किया है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने वर्णन किया है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। उचित दिशा में नीतियों के बदलाव के बारे में मेरे पूर्व के 2 वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। और वास्तव में भारत के आत्मनिर्भर होने में और आगे बढ़ते बढ़ते क्रमशः विश्वगुरु होने की दिशा में इन नीतियों का बहुत अच्छा योगदान रहने की संभावना बहुत बनी है। तो इसी दृष्टि से कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, और ये जो मैं बातें बताऊंगा, ये दोनों पुस्तकें उसी दिशा में जो जमीन पर करने की बातें हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पुस्तकों में है और वो पुस्तकों से ही पढ़ने में मजा है। परंतु कुल मिलाकर ये दिशा जहां से प्राप्त होती है, क्योंकि रेखा बनती है तो उसका एक प्रारंभ बिंदु होता है और उसका एक गंतव्य बिंदु होता है। ये दोनों हुए बिना कोई दिशा नहीं बनती। और प्रारंभ बिंदु से निकलना है तो प्रारंभ बिंदु से निकलते समय हम किधर कदम बढ़ाते, कैसे कदम बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, इस पर गंतव्य पाना निर्भर करता है। कदम बढ़ाते रहे, चलते रहे तो एक न एक दिन पहुंचना निश्चित है। और इसलिए अभी कोविड के संदर्भ में चर्चा बहुत हुई, पुस्तकें भी उसी संदर्भ में कुछ बातें उसमें लिखी गई है, विशेषकर ये अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है उसमें। परंतु विषय तो शाश्वत है, भारत के लिए ये शाश्वत विषय है। दुनिया को द्वितीय महायुद्ध के पश्चात धीरे धीरे
इसका एहसास हुआ है। 2 बार और युद्ध हुए राष्ट्रों में, तो स्वाभाविक एक विचार ऐसे दुनिया का बना कि ये छोटी इकाइयां बाधक है, विश्व को एक विश्व बनना चाहिए। विश्व एक कैसे बनेगा? तो जिन विचारों के आधार पर इतनी नेत्रदीपक प्रगति उस समय के इन विकसित देशों ने की थी, उसका आधार तो विज्ञान था, और उस विज्ञान के आधार पर उनका एक दृष्टिकोण बना था, अस्तित्व के सत्य की एक समझदारी बनी थी, जिसको 4 वाक्यों में कहा जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर और राइट्स। इन 4 बातों को मूल में लेकर और विज्ञान का तरीका हाथ में लेकर, कि जो प्रत्यक्ष प्रयोगों से सिद्ध होगा, जो हमारे सामने हम दिखा पाएंगे और सब जगह उसी प्रकार से फिर से दिखा पाएंगे, रेप्लिकेबल है, वही सत्य है। और भौतिकता, जड़वाद और उसके चलते आगे उसकी तार्किक परिणति वाले कुछ मूल्य, जैसे इंडिविजुअलिज्म है, ऐसा, या उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म है, ऐसा लेकर ये सारी बातें चली। और इसलिए ही कहा गया कि दुनिया को एक करना है तो दुनिया को एक ग्लोबल मार्केट बनाना चाहिए। लेकिन एक तो ये अनुभव आया 2005 में, यूनो का इन बातों का विचार करने वाला जो विभाग है, उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है, उसने कहा है कि अभी तक हम मानते थे कि सबको अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति वगैरह छोड़ के इस एक बाजार के मॉडल के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा और सब जगह एक ही प्रकार से विकास होगा, क्योंकि विकास की हमारी एक ही व्याख्या और वही ठीक है। अब इतने प्रयोग होने के बाद हमारे ये ध्यान में आता है कि ये सब गलत था, और फिर भी हमने चलाया, उसके कारण नुकसान भी बहुत हुए, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो एक मॉडल सर्वत्र नहीं चलता, सबको अपना अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। यह बात उस समय से सारा विश्व बोल रहा है, लेकिन विश्व के पास भी मॉडल कौन से हैं? 2 ही है। एक तो व्यक्ति को प्रमुख मानकर बाकी सबको गौण मानने वाला एक मॉडल है, और दूसरा समूह को प्रमुख मानकर बाकी सबको गौण मानने वाला मॉडल है। प्रकृति को, पर्यावरण को दोनों ने गौण माना है। एक कहता है मनुष्य की सत्ता है, दूसरा कहता है कि समाज की सत्ता है। समाज को बड़ा करने के लिए व्यक्ति को गौण रखो, छोटा रखो, दबाओ, या व्यक्ति को बड़ा करने के लिए उसको पूरी स्वतंत्रता दो, समाज को छोड़ दो, पीछे छोड़ो, गौण करो, दबाओ। अब इन दोनों से सुख तो प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिए दुनिया कहती कि इकोनॉमी इसके लिए चलती है, एंडलेस एंड्स है और लिमिटेड मीन्स है, उसमें सुख से कैसे जीना, वो सुख तो मिलता नहीं। ये धीरे धीरे अनुभूति आते आते ही कोरोना का प्रकरण हुआ उसमें, और ये बातें जरा प्रखरता से ध्यान में आ गई कि हमको अब तीसरा विचार करना पड़ेगा। लेकिन तीसरा विचार क्या है? तीसरा विचार हमारे पास है, जो हमारा परंपरा से आया हुआ विचार है, उसके मूल्य शाश्वत है, उसका रूप समय के अनुसार बदलता रहा है। दोनों पुस्तकों में समय के अनुसार उसका क्या मूल्य होना, रूप होना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। गुप्ता जी हमारे चिंतक तो है ही, लेकिन वो हवा में चिंतन करने वाले व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल व्यावहारिक सामयिक ऐसा चिंतन करते हैं और परिणाम लाने पर विश्वास करते हैं, परिणाम लाकर देखते भी हैं। कि मुझे मालूम है, पहले से मालूम है, पुस्तकें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन पुस्तकों में क्या है मुझे मालूम है, क्योंकि उनके साथ काफी चर्चाएं होती रही थी।
और सारा उसमें उसको बताना भी आसान है। उदाहरणार्थ ये टफ चॉइसेस वाला जो पुस्तक है अर्थव्यवस्था पर, उसके एक प्रकरण में क्रमशः दिया है, एक 20 मुद्दे ऐसे दिए हैं जिसमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। उसी का वर्णन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत इन शब्दों में किया है, और ये बिल्कुल सही दिशा है, क्योंकि ये विश्व जो मानता है कि अपनी अपनी हस्ती मिटाकर सारे लोग बाजार के एक मॉडल में एक हो जाए, ये होना संभव नहीं है। आत्मनिर्भर राष्ट्रों का परस्पर सद्भावनापूर्ण सहयोग करते हुए आगे बढ़ना एक विश्व के नाते, ग्लोबल मार्केट नहीं ग्लोबल फैमिली के नाते, वसुधैव कुटुंबकम के नाते यही बात हो सकती है, दूसरी हो नहीं सकती। क्योंकि प्रत्येक सत्ता का अस्तित्व है, व्यक्ति का भी है, समाज का भी है, सृष्टि का भी है, और इन सब के पीछे जो कारण है उसको लोग ईश्वर कहे या न कहे, उसको जड़ माने या चेतन माने, लेकिन उस तत्व की भी अपनी सत्ता है। शरीर की सत्ता है, शरीर के सुख को ही सुख मानकर चलते नहीं चलेगा। मन की भी सत्ता है, शरीर के साथ मन का, मन के साथ बुद्धि का, चारों सुख चाहिए। और सब प्रकार से सुखी होने के बाद भी उसमें मन नहीं दी, मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी वगैरह जैसी और उपन्यास फिर लिखने लगते लोग, क्योंकि उसके परे कुछ है, आत्मा का सुख चाहिए। हम सुखी हुए, मैं सुखी हुआ तो मैं सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि सबको सुखी करना पड़ेगा, और सबको सुखी रहना है तो सृष्टि को प्रसन्न रखना पड़ता है। ये सारा अनुभव हम ले चुके हैं, और कोरोना के काल में जब अपनी अपनी लड़ाई प्रत्येक देश को लड़नी पड़ी है, एक भारत जैसा देश है जिसने अपनी दवाइयां भेजी दुनिया में, लेकिन भेजने के लिए बाकी दुनिया के पास था ही नहीं कुछ, हमने भेजी। लेकिन अपने अपने देश के लोगों में ऐसे स्थिति में मनोबल को ठीक रखना, यानी पिछले कोरोना काल सहित पिछले कई वर्षों का अनुभव है, दुनिया में बहुत सारे आर्थिक चढ़ाव उतार हुए, सबसे कम परिणाम भारत पर हुआ। भारत कोई बहुत श्रीमंत इकोनॉमी वाला, प्रगत इकोनॉमी वाला देश आज नहीं गिना जाता, फिर भी ऐसे ही इस कोरोना के कालावधि में तुलनात्मक दृष्टि से साधन में हम कम होने के बाद भी उसका परिणाम हम लोगों पर कम है, उसका भय हम लोगों पर, हमारे समाज पर कम है। सावधानी पूरी है। पहले 2-4 लॉकडाउन में जिस प्रकार अनुशासन का सारे समाज ने परिचय दिया, तो सावधानी पूरी रखते हैं लोग, लेकिन डरते नहीं है। मन पर जो आघात हुआ होता है ऐसी परिस्थिति में हमारे यहां बहुत कम है, जो है वो हमको बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि अब तक इतना भी नहीं था। ये सारी बातें कहां से आती है? आत्मनिर्भर भारत की आत्मा वहां पर है, और उस आत्मा को समझे बिना और ये सारी दिशाएं अपनी ठीक हो नहीं सकती, रह नहीं सकती। अभी है, इसका कारण उसका विचार हुआ है, उसको सबने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के बलबूते सब है। प्रहलाद की कथा है, प्रहलाद राजा बने त्रिभुवन की, श्री विष्णु की कृपा से नरसिंहावतार होने के बाद, हिरण्यकश्यप के वध के बाद उनको राजा बना दिया तीनों लोकों का। तो इंद्र की बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि सब देवलोक मानते थे कि हिरण्यकश्यप मरने के बाद हमको मिलेगा राज्य, लेकिन वो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के ही पुत्र को मिल गया। तो फिर कुछ दिन शांत रहकर बाद में इंद्र प्रहलाद के पास गया, याचक का वेश धारण करके गया, क्योंकि प्रहलाद की यह प्रतिज्ञा थी कि कोई याचक आएगा तो जो मांगेगा वो देकर उसको तृप्त करके ही मैं रहूंगा। तो गया और प्रहलाद को उसने कहा कि महाराज, आपकी कीर्ति सुनकर आया हूं, मेरे मन में जो है आप देंगे तो वचन दीजिए। प्रहलाद ने कहा, वचन की आवश्यकता नहीं है, मेरी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा है, तुम इंद्र हो, मैं पहचान गया हूं, और तुम मेरा राज्य लेने के लिए आए हो, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन तुम याचक के वेश में आए हो,
तो मांगो, मैं दे दूंगा। संकल्प कर दिया प्रहलाद ने। तो उसने कहा नहीं, मैं राज्य वगैरह नहीं मांगूंगा। मांगना तो वही था, लेना तो वही था, लेकिन पॉलिटिकल करेक्ट नहीं था ऐसे बोलना शायद। इसलिए इंद्र ने कहा मुझे आपका सत्व चाहिए। अब ये सत्व क्या है? तो अस्तित्व के सत्य की जो समझदारी अपनी है, उसके आधार पर हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। प्रतिकूलताओं में भी अपने रास्ते को नहीं छोड़ते, प्रतिकूलताओं पर मात कर कर अपना रास्ता बनाते। ऐसे कोई व्यक्ति या कोई समाज सदियों से करते रहता है, तो उसके कारण उसका जो बल बनता है उसको कहते हैं सत्व। वो सत्व और उसकी जो सत्य की समझदारी है, वो सत्य, ये दोनों मिलकर मनुष्य का स्वत्व बनता है, यानी आत्मा बनती है। प्रहलाद के सत्व को मान लिया, अपने सत्य की समझदारी पर पक्के पैर रखकर प्रतिकूलताओं में रास्ता निकालते हुए, प्रतिकूलताओं के मार को सहन करते हुए अडिग होकर एक दिशा में चलना, ये जो उसकी बात थी उसको मांग लिया इंद्र ने। तो वो सत्व एक पुरुष की आकृति धारण करके प्रहलाद के शरीर के बाहर गया। पूछा प्रहलाद ने, कौन हो आप, कहां जा रहे हो, मेरे शरीर में क्या कर रहे थे? कहा मैं तुम्हारा सत्व हूं, तुमने इंद्र को दे दिया, वहां जा रहा हूं। उसके जाने के बाद दूसरा एक निकला। प्रहलाद ने पूछा आप कौन हो और आप क्यों जा रहे हो? कहा मैं तुम्हारा शील हूं, जहां सत्व है वहां शील रहता है, और सत्व इंद्र के पास गया तो मैं उसके पीछे जा रहा हूं। उसके बाद और एक निकला, उसने कहा मैं बल हूं, जहां शील है वहां बल रहता है। उसके बाद और एक निकला, उसने कहा मैं तुम्हारा तेज हूं, जहां बल है, शक्ति है, वहीं तेज है। और इन सब के बाद एक महिला निकली शरीर से। तो पूछा तुम कौन हो माता? तो उसने कहा मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूं, वैभव हूं तुम्हारा, क्योंकि ये 3-4 जहां रहते हैं वहां मैं रहती हूं, सत्व, शील, बल और तेज, ये 4 जहां है वहां समृद्धि, लक्ष्मी मन की और शरीर की समृद्धि रहती है। तो वो चले गए, इसलिए मैं जा रही हूं। एक सत्व का हरण करके प्रहलाद का सब कुछ इंद्र ने ले लिया। अब हम देखेंगे तो कई दिन हम जो भटक रहे हैं स्वतंत्रता के बाद, उसका कारण यही दिखाई नहीं देता क्या? हमारे लोग कुछ कर सकते हैं, हम ऐसा हमने माना ही नहीं, इसलिए हमारा क्या है उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहीं पंचवार्षिक योजना रूलिंग प्लान से ली रशिया के, हमने कहीं पर दुनिया के पश्चिम के देशों का और अनुकरण किया, इसका अनुकरण करो, उसका अनुकरण करो, इसमें हमारा तो कुछ नहीं हो सका। और जिस दिन हमने सोचा कि हम अपने बलबूते खड़े करेंगे, अपनी आकांक्षाओं पर चलेंगे, उस दिन से हमारी प्रगति हो रही, हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही, प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मनिर्भरता के लिए ये जो आत्मभान चाहिए वो सब में है कि नहीं? क्योंकि ये सारे प्रयास जो होते हैं ना, वो सामूहिक प्रयास होते हैं। किसी भी देश की प्रगति उस देश के नेतृत्व पर जितनी निर्भर है, सही नीति पर जितनी निर्भर है, कार्यक्षम तंत्र पर जितनी निर्भर है, उतनी ही किंबहुना उससे अधिक उस देश के सामान्य समाज के संकल्प और गुणवत्ता पर निर्भर है। यह आत्मभान सब में जगाना होगा, नहीं तो आज भी उदाहरण मिलते हैं। पुराने तो है ही, आपके पास भी होंगे। मुझे पता है हमारे विदर्भ में एक नायडब काका थे, नारायण देवराव पांडे। उन्होंने कंपोस्ट खाद तैयार करने का बहुत सफल प्रयोग किया। किसान अपने को चाहे जितनी खाद अपने घर में बना सकता है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, रासायनिक खाद लेने की जरूरत नहीं। और 30 वर्ष उसका वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च वगैरह सारा करके आधुनिक विधा के अनुसार उसकी स्थापना करके वो दिल्ली में लेके गए। उन्होंने बताया मुझे, 80 के दशक में उन्होंने अपना अनुभव बताया। 20 साल हो गए थे ये सारा करके, 60 के दशक की बात है। दिल्ली में गए और उन्होंने ये दिया तो ये कहां से? तो यवतमाल विदर्भ, अच्छा इंडिया का है, हाँ। वो कूड़े ध्यान में डाल रहे हैं उनके सामने ही।
उनके इस संशोधन का उपयोग तंत्र करे, इसके लिए 40 साल जाने पड़े। भैरव सिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस पर से और कुछ प्रकल्प अपने यहां पर शुरू किए, तब से उसको ग्रहण किया गया। आज वो तो सारी बातें सर्वमान्य होगी, लेकिन अपने देश में उपलब्ध अनुभवजन्य ये ज्ञान 40 साल पड़ा रहा, उसका उपयोग करके हम अपना खर्चा बचा नहीं सके, अपने लोगों को सुविधा नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे घर में सारी दुनिया से जो अच्छा है हम लेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी स्वदेशी यानी विदेश का जो कुछ है सबका बहिष्कार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो उपयुक्त है, हमारी शर्तों पर हम सब लेंगे। ज्ञान के बारे में तो हम आमंत्रित करते हैं, आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता, सारे चारों ओर से, और अच्छे अच्छे विचार हमारे पास आए, परंतु इनको हम हमारे रंग में रंगाएंगे। हमारी अपनी कल्पना है जीवन की, वैसा जीवन खड़ा करेंगे तो ये हमारी समृद्धि है। कोरोना में एक्सपोज हो गया ना, वास्तविक अमीरी क्या है, वास्तविक समृद्धि क्या है, वास्तविक स्वास्थ्य क्या है, सारी बातें आती। हमारे यहां अर्थशास्त्र को यह कहा गया है कि विश्व की प्रजा का योगक्षेम करने वाला शास्त्र है। प्रजा यानी जिनका जन्म होता है, उन सबको जीवित रखने वाला, उनका जीवन चलाने वाला वो अर्थशास्त्र है। और इसलिए हमारे यहां अर्थशास्त्र का विचार करते समय समृद्धि का विचार करते हैं, वास्तविक समृद्धि का। समृद्धि पाने के संसाधन, उसका भी विचार होता है, लेकिन उसके साथ जीवन ठीक चले, इसलिए इन समृद्धि का और संसाधनों का उपयोग संयम के साथ करने का संस्कार भी रहता है। इन दोनों का विचार होता है। ऐसा पूर्ण विचार करते हुए हमारी आर्थिक नीति स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, इसलिए हम पीछे हो गए। अच्छा है कि प्रारंभ हो गया, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे, परंतु वही करने वाले केवल सरकार में बैठे लोग नहीं होते, प्रशासन में बैठे लोग होते हैं, जनता भी होती है। कोरोना के लिए आभार हुआ, जनता ने पालन किया, इसलिए हम एक सफल प्रतिकार का उदाहरण कोरोना के लड़ाई में दुनिया के सामने रख सके। तो इन सब लोगों का प्रशिक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो बातें धरी रह जाएगी। वामन गए, दान मांगा, बलिराजा देने के लिए तैयार है, जल छोड़ रहा है, लेकिन शुक्राचार्य की इच्छा नहीं है वो जल गिरे, और वो झाड़ी में जाके बैठ गए, तो झाड़ी उल्टी करके भी जल बाहर नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये जो आत्मभान है और आत्मविश्वास है, अपने लोग कुछ कर सकते। आज ये समस्या है, हमारे यहां इनोवेटर्स बहुत है, अच्छी अच्छी कल्पनाएं लाते हैं, लेकिन हमारे यहां का है तो उसको देखा ही नहीं जाता। अमेरिका से वो लाइसेंस लेते हैं, एफडी लाइसेंस क्या बोलते हैं उसको, और उनके प्रोडक्ट्स वहां जाते हैं, वहां खपते हैं, यहां मिलता नहीं। मेरे पास अभी एक यंत्र है, वो रोज 1.5 घंटा सुबह शाम बैठने से वो तुरंत कई बीमारियों का कंट्रोल करता है। उसकी परीक्षा तक करने का हो सकता है, अभी चलता हो, नहीं चलेगा, वो काम का नहीं है, काम का नहीं है ये निष्कर्ष परीक्षा के बाद आना चाहिए, लेकिन वो अपने यहां का, इसलिए उसकी परीक्षा ही नहीं होगी। और छोटे बड़े व्यक्तियों की बात, बायोकॉन जैसे कंपनियों के सामने भी ये समस्या है। अपने देश की कंपनी, पूर्णतः अपने को लाभ देने वाली, अपने लोगों ने चलाई हुई, उनके दुनिया में मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट्स भी हमारे यहां चलने में दिक्कतें क्यों आती? दूसरा कोई कारण नहीं। ये जो आत्मभान है और अपने लोगों पर, अपने ज्ञान पर, अपने कर्तृत्व पर दुनिया से ग्रहण करके उसको अपने उपयोग के लिए तैयार करने के अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज चाहिए, प्रशासन चाहिए, शासन भी चाहिए, सबको मालूम चाहिए, उसकी स्पष्ट कल्पना चाहिए। आत्मनिर्भरता ये केवल
हमारे जीवन को चलाने के सब साधन हमारे पास है, इतना केवल सवाल नहीं है। चीनी का इथेनॉल बनाएंगे, हम डालेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमने अल्टरनेटिव खड़ा किया है, नॉन पॉलिटिक, अच्छी बात। मैंने ऐसा भी सुना कभी, अभी नहीं, बहुत पहले, कि खूब शराब बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा शराब हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसके आधार पर हम वैभव संपन्न बनेंगे। शराब का वैभव भारत का वैभव नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक मूल्य व्यवस्था का नाम है, एक स्वभाव का नाम है, उसमें ये बातें नहीं बैठी। ऐसे विचार करते हुए आत्मभान और आत्मविश्वास के साथ आगे चलना है। हमारी समग्र एकात्म दृष्टि, उसके लिए सामयिक नीति, उसको अमल में लाने की कार्यवाही और उस कार्यवाही की समीक्षा करते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं तो काम होता है। हनुमान जी के वर्णन में ऐसा आता है कि धृति, दृष्टि, मतिर, दाक्षम 4 गुण थे उनके, इसलिए ये जिनके पास है उनके काम कभी असफल नहीं होते। तो उनके पास धैर्य से प्रयास करने का, सतत प्रयास करने का एक मात्रा था। धृति, दृष्टि थी, उनको विजन थी, मति थी, और दाक्षम यानी सतत मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन। ये बहुत महत्व की बात है। अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे विचार अच्छे व्यक्तियों द्वारा दिए जाने के बाद भी उसकी कार्यवाही नीचे तक ठीक चले, इस पर ध्यान रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और इसलिए यह सारा करते हुए आगे जाना है तो उस प्रकार का मन बनाना पड़ेगा। मन बनाना पड़ेगा तो उस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी, आज जो है उनको देनी पड़ेगी, आने वाले भावी पीढ़ी को जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही उनको भी देनी पड़ेगी। उसमें तो अच्छा कदम बढ़ाया, आपने सुना, लेकिन जो है उसको अमल करने वाले, उनको भी सबको ये पहुंचा है क्या, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। और इसलिए इन दोनों पुस्तकों का महत्व है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस सारी तात्विक पार्श्वभूमि का भी उसमें उल्लेख है, परंतु इससे भी ज्यादा आज के समय में अपने देश की स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए, इसके सुझाव है, बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। उसमें से कुछ वेल ट्राइड सुझाव है, अधिकांश है। तो इसका अध्ययन करते हुए अगर ये सुझाव लागू करके देखे जाए, प्रयोग के ही तौर पर क्यों ना, रिजल्ट मिलने पर मान्य कीजिए, तो फिर एक अत्यंत सुयोग्य कार्य पद्धति मिलेगी इन सारी नीतियों। और फिर इन नीतियों के आधार पर देश को आगे ले जाते जाते सब मामलों में विश्व का गुरु बनने की क्षमता रखने वाला भारत खड़ा होने में मदद होगी। इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार और उसका पठन पाठन बहुत होकर इस प्रकार की स्थिति इस देश में उत्पन्न हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुप्ता जी को भी उनकी पुस्तकें कितनी जाएगी, कहां तक जाएगी, इससे ज्यादा इस बात से आनंद होगा कि इसका देश के लिए ऐसा उपयोग हो गया। वो आनंद उनको मिले, ऐसी शुभकामना उनको देता हूं और इन पुस्तकों का योग्य रीति से पठन करने की और विनंती आपके सामने रखता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर भागवत जी। जैसा मैंने कहा था वैसा ही मैं खुद सुन रहा था, फिर वही बात, बहुत से गहरे मैसेज बहुत सरल तरीके से बता दिए। बहुत कम ऐसा प्रोग्राम में होता है जब एक वक्ता को 2 बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो। अब मेरे को धन्यवाद ज्ञापन करना। अब ये सोचिए कि एक प्रोग्राम में जब एक व्यक्ति कई पीढ़ियों के लिए बहुत गहन संदेश और एक रोड मैप देता है और मार्गदर्शन करता है, तो उसका धन्यवाद ज्ञापन कैसे किया जाए। हम लोग को ये भी मालूम है कि परम पूज्य डॉक्टर भागवत जी के प्रोग्राम साल भर पहले, जैसे हम लोग तो बहुत छोटे मोटे लोग तो मिनट टू मिनट एक प्रोग्राम का बनाते हैं, उनका साल भर के प्रोग्राम मिनट टू मिनट बनते हैं। ऐसे में सर आपने हम लोग के लिए समय निकाला और हम लोग का मार्गदर्शन किया, इसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो जो आपने कहा है इस देश को काफी आगे बढ़ाएगा और गति देगा अपने कार्यक्रमों को जो हम लोग के चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और बाकी उनकी टीम कर रही है। हमारे बीच डॉक्टर निशंक जी भी हैं जिन्होंने अमूलचूल परिवर्तन की पहल की कई सदियों बाद, कई दशकों बाद, और उन्होंने भी समय निकाला। वो भी काफी व्यस्त है क्योंकि आज शिक्षा नीति के बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो आपने समय निकाला सर, हम हृदय से आपके आभारी हैं।
डॉक्टर राजीव जी ने बड़े विस्तार से बताया कि सरकार देश को कैसे तैयार करी है कोरोना के बाद इसको आगे बढ़ाने की, और इस समय क्या क्या चीजें चल रही हैं। राजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर ललित सिंह, जो पेशे से डॉक्टर हैं और अब शिक्षा की ओर मुड़े, मैक्रो ऑयल में काफी अच्छा काम कर रहे हैं देश के। ललित जी, आपने इसका संचालन काफी अच्छे से किया, आपको भी आभार। और जैसा कि बताया ललित जी ने कि 23 देशों से हजारों लोग जुड़े हैं। मुझे मालूम है कुछ मैसेज आए मेरे पास, कुछ लोग के यहाँ 4 बजे थे सुबह के, उन्होंने बोला हम 4 बजे उठ के अमेरिका में इसको देखेंगे। कुछ लोगों के लिए 4 बजे गुड मॉर्निंग आपको, कुछ लोगों के लिए गुड आफ्टरनून है, कुछ लोग के लिए गुड इवनिंग, और ऑस्ट्रेलिया से जो लोग बहन भाई जुड़े हैं उनके लिए आज रात्रि है तो गुड नाइट है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगेन जन्माष्टमी की और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, और हृदय से आभार। जय हिंद। धन्यवाद राजेंद्र जी और बाकी सभी हमारे माननीय वक्ताओं के लिए। इसी के साथ हम आज की सभा को यहाँ समाप्त करेंगे, और मैं फिर से एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने आज सबने समय निकाला और हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े।